पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसका मेज़रमेंट होता है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे वेलोसिटी हुआ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी के 3 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ नोन एज fundamental quantity, second group is known as derived quantity and third group is known as supplementary quantity। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ SI यूनिट में आपने देखा था टोटल 7 थे। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मेज़रमेंट होगा, और मेज़रमेंट करने के लिए हमें यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। तो यूनिट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? यूनिट एक वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब वेल डिफाइंड रेफरेंस, एक रेफरेंस लेते हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए वो। तो वो रेफरेंस को लेकर के हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। जैसे हम लोग लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं तो 1 मीटर का एक वेल डिफाइंस रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं। जिस तरह से हम लोग मास को मेज़र करते हैं तो एक 1 kg का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं। तो जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आता है, जैसा हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड जो आता है उसमें 2 चीज़ होते हैं, एक नंबर आता है, दूसरा यूनिट आता है। तो नंबर, अगर हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर आ रहा है वो डिपेंड करता है कितने साइज का हम लोग उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड में नंबर जो आएगा, वो नंबर उसका एक रेंज होगा। वो बहुत छोटा नंबर भी हमें मिल सकता है। हमने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है Q इज इक्वल टू N इंटू U। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें एक नंबर आता है, दूसरा यूनिट आता है। तो ये नंबर, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बहुत छोटे डायमेंशन को मेज़र करेंगे तो वो डायमेंशन नैनोमीटर, माइक्रोमीटर ऐसा हो सकता है। इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर मास को मेज़र करेंगे तो मास में भी किलोग्राम होता है और उससे भी कम होता है मिलीग्राम। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स वगैरह हम लोग यूज़ करके लिखते हैं, तो बहुत छोटा नंबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर का वाइड रेंज होता है। तो अब यूनिट में हमें इस रेंज को बताने के लिए हमें कुछ प्रीफिक्स यूज़ करना होगा। और आपको बताया था कि ये रिकमेंडेड होता है PCGM से। तो वो प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे कब? जब ये नंबर का रेंज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग पावर की बात करते हैं तो मेगावाट, तो वाट तो पावर होता है, मेगा क्या है? मेगा प्रीफिक्स है। इसी तरह से माइक्रोमीटर, तो इसमें माइक्रो क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जैसे फैराड में, जैसे कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर में हम लोग बोलते हैं माइक्रो फैराड। कैपेसिटेंस जो फ़ैन वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है, तो उसका जब मेज़रमेंट होता है कैपेसिटेंस का, तो वो माइक्रो फैराड में होता है। तो ये माइक्रो क्या है? तो माइक्रो ये बता रहा है कि जो उसमें नंबर आ रहा है वो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, बहुत छोटा, वो 10 के नेगेटिव पावर में आ रहा है। तो SI प्रीफिक्स बेसिकली क्या है? अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उसको हम लोग 10 के पावर में लिख देते हैं और हमें इजीली उसको एक्सप्रेस करने में अच्छा होता है, मतलब उसको हम लोग इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो SI प्रीफिक्सेस क्या है? अभी नाम से पता चल रहा है, प्रीफिक्सेस। प्री मतलब पहले, तो पहले लगता है, किसके पहले लगता है? उस यूनिट के पहले लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मेगावाट, तो वाट क्या है? यूनिट है। और मेगा क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्यों यूज हुआ? क्योंकि वहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है।
तो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो उसके लिए हम लोग 10 के पावर में हम उसको लिखेंगे। तो 10 के पावर में लिखेंगे तो इसके बदले हम लोग एक प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हम पावर की बात करते हैं, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होता है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करते हैं, उसका जो पावर स्टेशन का जो कैपेसिटी होता है वो लिखा रहता है मेगावाट में। जैसे 100 मेगावाट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाट पावर के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10⁶ वाट। ठीक है, तो मेगावाट देने से ये 10⁶ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये है प्रीफिक्स। ये जो मेगा है, तो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं m। तो ये जो m यूज कर दिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10⁶ छुपा हुआ है। जैसे हम लोग किलो लिखते हैं, किलो वाट भी लिख सकते हैं। तो किलो वाट अगर लिखेंगे तो वहाँ पे क्या छुपा होगा, वहाँ पे 10⁻³ छुपा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही प्रीफिक्सेस क्या है, जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना रहता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के, या फिर बहुत छोटे मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना रहता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, बहुत छोटा डायमेंशन है। तो नैनोमीटर मतलब क्या हुआ, वहाँ पे 10⁻⁹ छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत छोटा कोई मैग्नीट्यूड का क्वांटिटी है और बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का क्वांटिटी है, तो वहाँ 10 के पॉजिटिव या नेगेटिव पावर में लिख सकते हैं। अगर बहुत छोटा होगा तो 10 पे पावर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर बहुत बड़ा होगा तो 10 पे पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव पावर जब लिखेंगे तो हम लोग ये सारे सिंबल्स यूज करेंगे। कहाँ पे, बिफोर द यूनिट। और अगर बहुत 10 के पॉजिटिव पावर में आएगा तो हम लोग ये सारे सिंबल यूज करेंगे। तो अब यहाँ एक तरफ से देख लेते हैं। जैसे अगर इक्सा लिखा हुआ है, इक्सा को हम लोग सिंबल क्या देंगे, कैपिटल ई देंगे। इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वहाँ पे 10⁻18 छुपा हुआ है। अगर हम लोग बोलते हैं किसी यूनिट से पहले पेटा, वहाँ पे पी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या छुपा हुआ है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या मल्टीपल में आएगा, 10⁻15। उसी तरह है टेरा, मतलब यहाँ पे हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी, और वहाँ पे 10 के पावर में क्या रहेगा, 10⁻12। इसी तरह से गीगावाट बोलते हैं, है ना। तो गीगा के लिए सिंबल क्या होगा, कैपिटल जी, और इसमें क्या छुपा हुआ है, 10⁹ छुपा हुआ है। इसी तरह है मेगा, 10⁶, यहाँ पे हमने इसको यूज किया, है ना। जनरली पावर प्लांट के कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। किलो तो आप लोग फैमिलियर हैं, है ना। किलो में क्या यूज किया जाएगा, स्मॉल के, बिफोर द यूनिट। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग 10⁻² रहेगा मैग्नीट्यूड के साथ, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेक्टो, और वहाँ पे स्मॉल h यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल h अगर यूनिट से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ 10⁻² छुपा हुआ है। ठीक है, डेका लिखा हुआ है, उसका मतलब 10⁻1 छुपा हुआ है। और अगर डेसी लिखा हुआ है 10⁻⁻1। इसी तरह से सेंटी, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका मतलब 10⁻⁻2। मिली, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्मॉल m हम लोग यूनिट से पहले यूज करते हैं, स्मॉल m। तो यहाँ पे क्या छुपा होता है, 10⁻⁻3। ठीक है, इसी तरह से माइक्रो, है ना, माइक्रो, तो माइक्रो में क्या छुपा होता है, 10⁻⁻6। इसके लिए सिंबल क्या यूज किया जाता है, ये है म्यू, m नहीं है, ये म्यू है। ठीक है, तो ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं माइक्रो के लिए। जनरली आप क्लास 12 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैपेसिटेंस जो होता है ना, माइक्रो में रहता है। तो माइक्रो का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड, फैराड होता है उसका यूनिट, तो ये जो 20 माइक्रो लिखा हुआ रहेगा वो इस तरह से लिखा रहेगा, कैपेसिटेंस C = 20 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो का क्या मतलब है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। उसी तरह है नैनो, अगर बहुत छोटा है, नैनोमीटर बहुत छोटा, नैनो टेक्नोलॉजी भी हम लोग जानते हैं, छोटा टेक्नोलॉजी मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे जा करके हम लोग वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो में क्या होता है, 10⁻⁹।
तो अगर n लिखा हुआ है नैनोमीटर, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का डायमेंशन है 10 नैनोमीटर, है ना, किसी का डायमीटर है, कोई बहुत छोटा पार्टिकल है उसका डायमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे n के जगह पे क्या छुपा हुआ है 10⁻⁹, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नहीं आ पाया तो मैंने ऊपर लिखा है, और भी लिखा है, सारे को आपको एक बार देखना होगा और धीरे धीरे रटना नहीं है, ये यूज़ करते करते आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और है 10⁻12, है ना, पीको, इसको बोलते हैं पीको, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल पी, यूनिट से पहले, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स, तो यूनिट से पहले यूज करेंगे पीको। उसी तरह से है 10⁻15, इसको बोलते हैं फेमटो, ठीक है, इसको बोलते हैं फेमटो, तो फेमटो के लिए स्मॉल f यूज करेंगे। इसी तरह से है 10⁻18, इसको बोलते हैं एटो, इसको स्मॉल a यूज, वहाँ पे a यूज करेंगे, स्मॉल a, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा कि जब हम लोग किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, अगर वो बहुत छोटा मेजरमेंट हो रहा है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, 10 के पावर में उसको हम लोग लिखेंगे, तो 10 के पावर में जो लिखते हैं उसके बदले हम लोग यूनिट से पहले प्रीफिक्स की तरह ये सारे सिंबल्स को यूज़ कर लेंगे, तो हमें 10 का पावर नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स का यूज़ हम बहुत छोटे और बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए करते हैं, ओके। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि जब हम लोग यूनिट लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट का सिंबल होता है वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। यूनिट का सिंबल अगर लिखेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन जब हम लोग पूरा न्यूटन नाम नहीं लिखेंगे यूनिट के तरह, तो हम लोग ऐसा कैपिटल N सिंबल देंगे। तो कैपिटल N किस तरह से होना चाहिए, कैपिटल N होना चाहिए रोमन में और अपराइट होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अपराइट होना चाहिए, रोमन में होना चाहिए। और फिर अगर हम लोग किसी साइंटिस्ट के नाम को नहीं लिखते हैं एज ए यूनिट, है ना, बहुत सारा यूनिट है जिसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जैसे कुछ यूनिट है जिसमें साइंटिस्ट का नाम है, जैसे यहाँ पे न्यूटन का एक एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं कोई यूनिट, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है। लेकिन इस जगह पे क्या है, इस जगह पे यहाँ पे मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किलोग्राम कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इस जगह पे जब हम लोग सिंबल यूज़ करेंगे तो स्मॉल में यूज़ करेंगे। इसका मतलब साइंटिस्ट का नाम अगर एज ए सिंबल यूज़ किया जाएगा, साइंटिस्ट के नाम के फर्स्ट लेटर को एज ए सिंबल यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे अपराइट रोमन यूज़ करेंगे। और अगर साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट यूज़ नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखा जाएगा, कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। जैसे ये 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिडस। तो सॉलिडस में इस तरह का जो लाइन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये सॉलिडस है। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, इसमें एक सिंगल सॉलिडस यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन है, कहीं भी एक ही सॉलिडस यूज़ किया जाता है, सपोज एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिख रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी तरह से एक ही सॉलिडस से लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको जब यूज़ करना रहेगा, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, खुद देख करके समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कैसे यूनिट यूज़ किया जाता है, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट है और उसमें प्रीफिक्स कैसे यूज़ किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे वर्कशीट में बहुत डिटेल में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे बस हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमें किस तरह से यूनिट यूज करना है, किस तरह से मेजरमेंट होता है, कितने टाइप का क्वांटिटी होता है, कितने टाइप का यूनिट होता है, कितने टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, बस हमें एक कॉन्सेप्ट लेना है। और बेसिकली इस चैप्टर के बारे में बोलें तो ये चैप्टर
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ा जाए। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये चैप्टर बहुत वेग तरह से लोग पढ़ते हैं, बहुत ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, और फिर क्या होता है जब एप्लीकेशन का बात आता है तो वो खुद ब खुद समझ में आता है कि हमें क्या करना है, हमें यूनिट कैसे लिखना है, ये खुद ब खुद समझ में आता है। तो इसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी वर्कशीट में दिया गया है आप उसको थॉरोली एक बार रीड कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है, बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यूनिट के बारे में कुछ और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि यूनिट के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और उसका कुछ गाइडलाइन है कि हम लोग यूनिट को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं हम लोग प्रीफिक्स सिंबल कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग मेगावाट लिखते हैं, अभी मैंने एग्जांपल में भी लिया था कि 1 मेगावाट लिखना है, तो 1 मेगावाट कितना होगा 10⁶ वाट। अगर हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये तो बहुत जनरल चीज़ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हम लोग यूनिट कैसे लिखते हैं। जैसे किलोमीटर है तो यहाँ पे स्मॉल के क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। इसी तरह से माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो एम्पियर में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइक्रो सिंबल जो हम लोग प्रीफिक्स में पढ़े अभी जस्ट इससे पहले, तो माइक्रो एम्पियर इसका मतलब क्या, माइक्रो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 10⁻⁻⁶। उसी तरह से नैनो सेकेंड है ना, बहुत छोटा ये टाइम इंटरवल होगा 1 नैनो सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड, यहाँ पे नैनो एन किसके लिए यूज किया जाता है, हमने प्रीफिक्स में देखा नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹। अब देखिए कुछ आपको ऐसे भी यूनिट्स मिलेंगे बिल्कुल जो किसी सिस्टम में नहीं आते हैं लेकिन वो यूज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट। जैसे ये किसी स्पेसिफिक सिस्टम में नहीं आएगा लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। ये बहुत मतलब स्पेशल टाइप का बोल सकते हैं इसको, है ना। तो जैसे हम लोग माइक्रोन यूज़ करते हैं तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, बस इसको आपको याद रखना है ना। 1 फर्मी है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये जैसा यूज़ होता आ रहा है वैसा हम लोग याद रखेंगे। तो 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, है ना। ये ट्रेडिशनली यूज़ होता आ रहा है ना, हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, है ना। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेज़र करते हैं तो आपने पढ़ा होगा टॉरिसेली, है ना, बैरोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर से जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं एट द सी लेवल तो हमें क्या मिलता है 760 mm ऑफ Hg, है ना। तो वहाँ पे जो 76 है 760 mm है ना, तो सेंटीमीटर में बदल देंगे उसको, तो सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना आएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो वो 76 को हम लोग टॉरिसेली के नाम पे लिख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 टॉर है, TOR, यानी टॉरिसेली के नाम का ये लेटर लिया गया है। तो 76 टॉर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये मेजरमेंट है ना। तो 76 टॉर कितने के बराबर होगा, अगर हम लोग SI यूनिट में देखें तो वो कितने के बराबर होगा 10⁵ पास्कल, क्योंकि आगे हमें बहुत सारा चैप्टर ऐसा पढ़ना है जहाँ पे प्रेशर का, फ्लूइड प्रेशर का मेजरमेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये यूनिट यूज़ करेंगे टॉर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक यूनिट है साइंटिस्ट के नाम पे प्रेशर का, वो है पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। तो अगर हम लोग बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो अगर इसको हम लोग पास्कल में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10⁵ पास्कल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूनिट आपको जो एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट है वो आपको मिलेगा बुक में, ठीक है। जैसे 1 पाउंड है ना, 1 पाउंड, तो 1 पाउंड कितना होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूज होता है। 1 पाउंड होता है 0.4536 kg, है ना, 0.4536 kg, है ना। इसके पीछे कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको याद रखना है, ऐसा होता है। 1 कैरेट इज इक्वल टू होता है 0.0002 kg, है ना। 1 kg से बहुत कम होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हाँ वही है 1 पाउंड
ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट भी हम लोग देखते हैं बुक में, है ना। और फिर जब हम लोग यूनिट से पहले कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है ये आपको उस टेबल से भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेगा लिखते हैं तो 10⁶, ये सब हम लोगों ने पहले ही समझा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में, सिंबल ऑफ यूनिट के बारे में, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट के बारे में, ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक थियरी का सीट मिलेगा, उसको आपको लर्न करना है। इसके बाद हम लोग एक नए सब टॉपिक में जाएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर ही एक नया सब टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, है ना। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, और इसमें कभी कभी मेजरमेंट भी इंक्लूड कर देते हैं। तो यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट भी होता है इसी चैप्टर में। तो हमने अभी क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बारे में पढ़ा। तो अभी क्या पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के बारे में एक बेसिक आइडिया हम आपको दे देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशन में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो बेस क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसके पावर और प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। मतलब उसमें कोई बेस क्वांटिटी कितनी बार आएगा और कौन कौन सा बेस क्वांटिटी आएगा, इसके लिए हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो आगे हम लोग जो डायमेंशन डिस्कस करेंगे तो हर फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, उसके टर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं और अगले लेक्चर में उसका टेबल हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए, डायमेंशन जब हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा बेस क्वांटिटी का नाम नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। टाइम के लिए क्या लिखते हैं, t लिखते हैं। ठीक है। तो मैकेनिक्स में जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा, बहुत सिंपल सा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं डिस्टेंस, है ना। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डायमेंशन, है ना। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है। तो जैसे हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है। तो लेंथ, पूरा लेंथ हम लोग लिखेंगे नहीं, एल लिखेंगे, एल। ठीक है। तो बस यही एक फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस में आएगा, तो एल लिखेंगे। इसमें कोई मास नहीं है तो एम लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे पावर नॉट देना होगा। एल पे पावर 1 दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। टाइम तो आ नहीं रहा है तो टी पे पावर नॉट। तो ये होता है डायमेंशन। इसको देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। जो बेस क्वांटिटी होता है, जितना भी टोटल 7 बेस क्वांटिटी हैं, तो बेस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कितने बेस क्वांटिटी होंगे, बस उतना ही लिखना है। तो ये डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं। अब दूसरा एक चलता है स्पीड के लिए। देखिए, अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पता होगा, उसके बारे में पता होगा, तो हम लोग डायमेंशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब स्पीड को कैसे लिखेंगे, स्पीड को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा हम लोग इस वे में लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल होगा डायमेंशन, है ना। अगर एम नॉट टी नॉट लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट का मतलब होता है वो नहीं है ना। ये जो 0 पावर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग पावर में 0 पावर दे देंगे या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो डिस्टेंस के लिए एल भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम नॉट एल टी नॉट, है ना, ये लिखेंगे। उसके बाद नीचे टाइम है तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे। ठीक है। अब ये डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्पीड का डायमेंशन मिलेगा। तो देखिए, अगर हम लोग डायमेंशन लिखते हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरह से एक बिग ब्रैकेट में उस क्वांटिटी को लिखना पड़ता है। ठीक है। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, एम नॉट एल टी टू द पावर -1। ठीक है। यहाँ पे एल पे पावर 1 दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ये एम नॉट है, इसको नहीं भी लिख सकते हो, सिंपली तुम ऐसे भी लिख सकते हो,
एल टी माइनस 1। तो अगर ये समझ में आया तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हो। अगर हम लोग बोलें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम ही होगा, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, है ना। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन हमें डायमेंशन लिखना है, तो ऊपर वेलोसिटी होगा, ये तो हमें पता है ना। नीचे क्या होगा, टाइम होगा। तो वेलोसिटी के लिए क्या डायमेंशन लिखेंगे, अभी जस्ट पहले हमने लिखा एल टी माइनस 1, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या लिखना है, टाइम के लिए टी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा फाइनली, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा एम नॉट एल टी माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और वहाँ पे बेस क्वांटिटी को पूरा नहीं लिख पाते हैं, वहाँ पे क्या लिखते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं, ठीक है। मास के लिए हम लोग लिखते हैं, याद रखना, मास के लिए हम लोग लिखते हैं m, है ना, मास के लिए m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, और टाइम के लिए t लिखते हैं। तो अभी मैकेनिक्स में m/l/t से काम चलेगा, लेकिन आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या और किसी चैप्टर में जाएंगे तो कुछ और क्वांटिटी, जैसे थर्मल फिजिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे हीट का और टेम्परेचर का भी यूज़ होगा, है ना, टेम्परेचर का यूज़ होगा। तो जो भी बेस क्वांटिटी जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा उसको हम लोग डायमेंशन में एक्सप्रेस करते हैं, डायमेंशन में लिखते हैं। तो ये होता है डायमेंशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे।